2024 में बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता बढ़ गई। राजनीतिक अस्थिरता के कारण देश में तनाव और अशांति का माहौल बन गया। इस अस्थिरता का सीधा प्रभाव अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय पर पड़ा। हिंदू समुदाय पर हमलों की घटनाओं में वृद्धि दर्ज की गई। ये हमले विभिन्न रूपों में हुए, जिनमें संपत्ति को नुकसान पहुंचाना और शारीरिक हिंसा शामिल है। राजनीतिक अस्थिरता के कारण हिंदू समुदाय असुरक्षित महसूस कर रहा है। शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद राजनीतिक अस्थिरता बढ़ गई। अवामी लीग के समर्थकों पर प्रतिशोधात्मक कार्रवाई की गई। इस प्रतिशोध में हिंदू समुदाय को निशाना बनाया गया। राजनीतिक अस्थिरता के कारण अल्पसंख्यकों को असुरक्षा का सामना करना पड़ा। यह घटना राजनीतिक प्रतिशोध के गंभीर परिणामों को दर्शाती है। हिंदू समुदाय को पारंपरिक रूप से अवामी लीग का समर्थक माना जाता है। यह समर्थन मुख्य रूप से अवामी लीग की धर्मनिरपेक्ष विचारधारा के कारण है। धर्मनिरपेक्षता का समर्थन हिंदू समुदाय के मूल्यों के साथ मेल खाता है, इसलिए अवामी लीग को हिंदू समुदाय का स्वाभाविक सहयोगी माना जाता है। बांग्लादेश की आबादी में हिंदुओं का हिस्सा लगभग 8-10% है। यह आंकड़ा बांग्लादेश की जनसंख्या संरचना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा दर्शाता है। ऐतिहासिक रूप से हिंदू समुदाय ने सेक्युलर अवामी लीग को वोट दिया है। यह राजनीतिक समर्थन अवामी लीग के लिए महत्वपूर्ण रहा है। हिंदू आबादी का राजनीतिक रुझान बांग्लादेश की राजनीति को प्रभावित करता है। अगस्त 2024 में हसीना के गिरने के बाद कई हमले हुए। इन हमलों में हिंदू समुदाय को निशाना बनाया गया। सैकड़ों घटनाएं हुईं जिनमें हिंदू समुदाय को नुकसान पहुंचाया गया। ये घटनाएं अगस्त 2024 में ही शुरू हो गईं। इन हमलों ने समुदाय में डर और असुरक्षा का माहौल पैदा किया। इन घटनाओं की जांच और न्याय की मांग की गई। बांग्लादेश हिंदू बौद्ध क्रिश्चियन यूनिटी काउंसिल के अनुसार 4 से 20 अगस्त तक 2000 से ज्यादा हमले हुए। इन हमलों में मंदिरों को भी निशाना बनाया गया। कुल मिलाकर 69 मंदिरों पर हमले हुए। ये हमले 4 अगस्त से 20 अगस्त के बीच हुए। इन हमलों की जानकारी बांग्लादेश हिंदू बौद्ध क्रिश्चियन यूनिटी काउंसिल ने दी। हमलों में लूटपाट एक प्रमुख प्रकार है, जिसमें घरों को लूटा जाता है। आगजनी भी एक गंभीर हमला है, जिसमें घरों को जला दिया जाता है। लूटपाट और आगजनी के दौरान कुछ लोगों की हत्या भी हो जाती है। यह हमले जान माल के नुकसान का कारण बनते हैं। लूटपाट और आगजनी दोनों ही गंभीर अपराध हैं। इन हमलों से प्रभावित लोगों को भारी क्षति होती है। तथ्य जांचकर्ताओं ने पाया कि ज्यादातर हमले राजनीतिक थे। ये हमले अवामी लीग से जुड़े लोगों पर किए गए थे। हमलों में हिंदुओं और मुसलमानों दोनों पर हमले हुए। तथ्य जांच से पता चला कि हमलों का मुख्य उद्देश्य राजनीतिक था। अवामी लीग से जुड़े होने के कारण लोगों को निशाना बनाया गया। इस प्रकार राजनीतिक कारण तथ्य जांचकर्ताओं द्वारा उजागर किए गए। हमलों के मुख्य कारण धार्मिक नहीं थे। बदला लेने की भावना हमलों का एक महत्वपूर्ण कारण थी। लूटपाट भी हमलों का एक प्रमुख उद्देश्य था। स्थानीय विवाद भी हमलों को बढ़ावा देते थे। धार्मिक कारणों की तुलना में ये कारण अधिक महत्वपूर्ण थे, इसलिए हमलों के पीछे बदला, लूट और स्थानीय विवाद मुख्य चालक थे। 2024-2025 में हिंदू समुदाय को निशाना बनाते हुए हमले जारी रहे। इन हमलों का उद्देश्य समुदाय में डर और असुरक्षा फैलाना था। हमलों के परिणाम स्वरूप संपत्ति का नुकसान और लोगों का विस्थापन हुआ। इन घटनाओं ने सामाजिक सद्भाव और शांति को खतरे में डाला। स्थानीय अधिकारियों ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए कदम उठाए। नवंबर 2024 से जनवरी 2025 तक की अवधि में 76 घटनाएं हुई। इन घटनाओं का निशाना हिंदू समुदाय था। यह जानकारी घटनाओं की संख्या और लक्षित समुदाय को दर्शाती है। यह डेटा एक विशिष्ट समय सीमा में हुई घटनाओं पर केंद्रित है। दिसंबर 2025 में मायमनसिंह में एक दुखद घटना हुई। 25 वर्षीय हिंदू युवक दीपू चंद्र दास एक भीड़ द्वारा मारे गए। भीड़ ने दीपू चंद्र दास पर ईशनिंदा का आरोप लगाया। कथित ईशनिंदा के आरोप के बाद भीड़ ने उसे पीटा। पीट कर मारने की इस घटना से क्षेत्र में तनाव फैल गया। यह मामला दिसंबर 2025 में सामने आया और इसने लोगों को झकझोर दिया। दीपू चंद्र दास की हत्या एक छात्र नेता की हत्या के बाद हुए प्रदर्शनों से जुड़ी थी। यह घटना राजनीतिक रूप से संवेदनशील थी।
क्योंकि इसमें इस्लामिस्ट तत्वों की सक्रियता शामिल थी। राजनीतिक संदर्भ इस मामले की गंभीरता और जटिलता को दर्शाता है। इस हत्या के कारण छात्र समुदाय में व्यापक विरोध और आक्रोश फैल गया। कुछ घटनाओं में मंदिरों पर पेट्रोल डालकर आग लगाने की वारदातें शामिल हैं। यह हमलों का एक तरीका है जिसमें पेट्रोल का उपयोग किया जाता है। पेट्रोल को मंदिर पर डालकर आग लगाई जाती है। इससे मंदिर को नुकसान पहुंचता है। यह एक गंभीर अपराध है। हसीना सरकार के गिरने के बाद अवामी लीग के समर्थकों को निशाना बनाया गया। यह राजनीतिक प्रतिशोध का एक उदाहरण है। अवामी लीग के समर्थकों को विशेष रूप से लक्षित किया गया। यह कार्रवाई सरकार के परिवर्तन के बाद हुई। राजनीतिक बदला एक गंभीर मुद्दा है। हिंदू वोट बैंक अवामी लीग के समर्थक थे। अवामी लीग के समर्थकों में हिंदू अधिक प्रभावित हुए। हिंदुओं का समर्थन अवामी लीग के लिए महत्वपूर्ण था। अवामी लीग ने हिंदू समुदाय का समर्थन प्राप्त किया। हिंदुओं का प्रभाव अवामी लीग की नीतियों पर पड़ा। अवामी लीग के लिए हिंदू वोट एक महत्वपूर्ण कारक थे। जमात ए इस्लामी और हिफाजत ए इस्लाम जैसे इस्लामी समूहों का उदय हुआ। इन समूहों ने सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इन समूहों का उदय विभिन्न कारणों से हुआ, जिनमें धार्मिक और राजनीतिक कारक शामिल हैं। इन समूहों ने अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए विभिन्न तरीकों का इस्तेमाल किया। इन समूहों का उदय क्षेत्र में राजनीतिक और सामाजिक तनाव का कारण बना। भारत विरोधी भावना के कारण हिंदुओं को भारतीय एजेंट के रूप में देखा गया। यह धारणा इसलिए बनी क्योंकि हसीना को भारत समर्थक माना जाता था। इस वजह से हिंदुओं के साथ भेदभाव किया गया और उन्हें संदेह की दृष्टि से देखा गया। उन्हें भारतीय एजेंट मानकर उनके प्रति नकारात्मक रवैया अपनाया गया। बांग्लादेश में पहले भी चुनावों या अशांति के समय हिंदुओं पर हमले होते रहे हैं। ये हमले सांप्रदायिक तनाव का एक दुखद इतिहास दर्शाते हैं। 2013 में भी हिंदुओं पर हमले हुए थे। इसी तरह 2021 में भी ऐसी घटनाएं हुई थीं। यह दर्शाता है कि सांप्रदायिक हिंसा बांग्लादेश में एक आवर्ती समस्या है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अफवाहों के तेजी से प्रसार के लिए एक माध्यम के रूप में काम करते हैं। फेसबुक जैसी साइटों पर पोस्ट गलत सूचना फैला सकती हैं। ये अफवाहें तेजी से फैल सकती हैं, जिससे व्यापक प्रभाव पड़ सकता है। गलत सूचना के प्रसार से सामाजिक अशांति और भीड़ का व्यवहार हो सकता है। इसलिए सोशल मीडिया पर प्रसारित जानकारी की आलोचनात्मक रूप से जांच करना महत्वपूर्ण है। अंतरिम सरकार मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में ने हमलों की निंदा की। यह निंदा सरकार की ओर से एक मजबूत बयान है। यह हमलों के प्रति सरकार के विरोध को दर्शाता है। यह सरकार की शांति और सुरक्षा बनाए रखने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह निंदा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को एक संदेश भेजती है। यह संदेश है कि सरकार हिंसा को बर्दाश्त नहीं करेगी। दिसंबर 2024 तक 88 मामलों में 77 लोगों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारियां कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए की गई। यह कार्रवाई कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा की गई। गिरफ्तारियों का उद्देश्य अपराध को रोकना और सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करना है। अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का वादा किया गया। यह वादा सभी नागरिकों के लिए समान सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किया गया। यूनुस ने हिंदू मंदिर का दौरा किया। उन्होंने मंदिर जाकर लोगों को आश्वासन दिया। यह दौरा सद्भावना और एकता का प्रतीक था। यूनुस का यह कदम सराहनीय है। उन्होंने सभी धर्मों के सम्मान की बात कही। यह दौरा समाज में सकारात्मक संदेश देता है। कुछ रिपोर्टों के अनुसार कानून व्यवस्था कमजोर है। हमलों को रोकने में अक्षमता कानून व्यवस्था की कमजोरी का संकेत है। कानून व्यवस्था की कमजोरी से नागरिकों की सुरक्षा खतरे में है। कमजोर कानून व्यवस्था के कारण अपराध बढ़ सकते हैं। कानून व्यवस्था को मजबूत करने की आवश्यकता है। सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कार्रवाई की जानी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत, ब्रिटेन और अमेरिका ने चिंता जताई। भारत, ब्रिटेन और अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया दी। यह प्रतिक्रिया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण है। तीनों देशों ने मिलकर चिंता व्यक्त की। यह प्रतिक्रिया वैश्विक मामलों पर प्रभाव डाल सकती है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस प्रतिक्रिया पर ध्यान दे रहा है। कुल मिलाकर ये हमले मुख्य रूप से राजनीतिक अस्थिरता से उपजे हैं। राजनीतिक अस्थिरता इन हमलों का मूल कारण है।
इन हमलों में सांप्रदायिक रंग भी मिला हुआ है। सांप्रदायिक तनाव ने राजनीतिक अस्थिरता को और बढ़ा दिया है, इसलिए राजनीतिक और सांप्रदायिक कारण इन हमलों के लिए जिम्मेदार हैं। इन हमलों का मुख्य कारण राजनीतिक अस्थिरता है, जिसमें सांप्रदायिक भावनाएं भी शामिल हैं। हिंदू समुदाय में डर एक जटिल सामाजिक मुद्दा है। यह डर पूरी तरह से धार्मिक नरसंहार नहीं है, लेकिन यह वास्तविक है। समुदाय के भीतर असुरक्षा की भावना मौजूद है। डर के कई कारण हो सकते हैं, जिनमें ऐतिहासिक घटनाएं भी शामिल हैं। राजनीतिक और सामाजिक वातावरण भी इस डर को बढ़ा सकते हैं। इस डर को दूर करने के लिए संवाद और समझ की आवश्यकता है। किसी भी स्थिति को सुधारने के लिए स्थिर सरकार का होना आवश्यक है। स्थिर सरकार से नीतियों में निरंतरता बनी रहती है। कानून का पालन सुनिश्चित करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। कानून का पालन करने से समाज में व्यवस्था बनी रहती है। स्थिर सरकार और कानून का पालन दोनों मिलकर विकास को बढ़ावा देते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि सभी नागरिक सुरक्षित और समृद्ध हों। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर झूठी खबरें बहुत जल्दी फैलती हैं। गलत सूचनाओं का प्रसार समुदायों के बीच तनाव बढ़ा सकता है। अफवाहें तेजी से फैलकर गलत धारणाएं पैदा कर सकती हैं। यह सांप्रदायिक सद्भाव के लिए एक गंभीर खतरा है। सोशल मीडिया पर जानकारी की पुष्टि करना महत्वपूर्ण है। राजनीतिक रैलियों में अक्सर उत्तेजक भाषण दिए जाते हैं। ये भाषण श्रोताओं को भड़का सकते हैं और उनमें गुस्सा पैदा कर सकते हैं। उत्तेजक भाषणों में अक्सर झूठ, गलत सूचना और घृणास्पद भाषा का प्रयोग किया जाता है। इस तरह के भाषणों से हिंसा और अराजकता फैलने का खतरा होता है। मंदिरों पर हमले में तोड़फोड़ शामिल है। कुछ हमलों में आगजनी भी शामिल है। हमलों से मंदिरों को नुकसान पहुंचता है। यह धार्मिक स्थलों का अपमान है। ऐसे कृत्य समाज में अशांति पैदा कर सकते हैं। घरों पर हमले एक गंभीर अपराध है। इसमें लूटपाट शामिल हो सकती है। हमलावरों द्वारा घरों को आग भी लगाई जा सकती है। यह निवासियों के लिए बहुत ही दर्दनाक अनुभव हो सकता है। ऐसे हमलों से संपत्ति का भारी नुकसान होता है। पीड़ित अपनी कहानियों के माध्यम से अपने डर को व्यक्त करते हैं। कहानियां असुरक्षा की भावनाओं को उजागर करती हैं। पीड़ितों के अनुभवों को साझा किया जाता है। इन कहानियों में भय और असुरक्षा मुख्य विषय हैं। पीड़ितों की कहानियां उनके आंतरिक संघर्षों को दर्शाती हैं। ये कहानियां समाज को पीड़ितों की मानसिक स्थिति के बारे में जागरूक करती हैं। पुलिस कार्रवाई में गिरफ्तारियां शामिल हैं। पुलिस कार्रवाई में जांच भी शामिल है। गिरफ्तारियां अपराधों के संदिग्धों को हिरासत में लेने की प्रक्रिया है। जांच अपराधों के तथ्यों को स्थापित करने की प्रक्रिया है। पुलिस कार्रवाई कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक है। पुलिस को कार्रवाई करते समय मानवाधिकारों का सम्मान करना चाहिए। सरकार ने एक आधिकारिक बयान जारी किया है। इस बयान का मुख्य उद्देश्य शांति बनाए रखने का आग्रह करना है। सरकार सभी नागरिकों से सद्भाव बनाए रखने की अपील करती है। यह बयान देश में शांति और एकता को बढ़ावा देने के लिए है। सरकार का लक्ष्य है कि सभी लोग मिलजुल कर रहें। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय हमलों पर चिंता व्यक्त करता है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय हमलों की निंदा करता है। यह चिंता और निंदा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साझा की जाती है। यह हमलों के प्रति एक मजबूत अस्वीकृति का संकेत है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। नागरिक समाज शांति मार्च और रैलियों का आयोजन करता है। ये मार्च और रैलियां नागरिकों को शांतिपूर्ण ढंग से अपनी राय व्यक्त करने का एक मंच प्रदान करते हैं। इन आयोजनों का उद्देश्य शांति और सद्भाव को बढ़ावा देना है। नागरिक समाज के सदस्य विभिन्न मुद्दों पर जागरूकता बढ़ाने के लिए रैलियों का उपयोग करते हैं। शांति मार्च और रैलियां नागरिक समाज की सक्रिय भागीदारी को दर्शाती हैं। मानवाधिकार संगठन मानवाधिकारों की रक्षा और प्रचार करने के लिए काम करते हैं। ये संगठन मानवाधिकारों के उल्लंघन की घटनाओं की रिपोर्ट जारी करते हैं। रिपोर्ट में विभिन्न प्रकार के मानवाधिकारों के उल्लंघन शामिल हो सकते हैं। मानवाधिकार संगठन आरोपों की सच्चाई का पता लगाने के लिए जांच भी करते हैं। जांच के निष्कर्षों का उपयोग जवाबदेही को बढ़ावा देने और पीड़ितों के लिए न्याय सुनिश्चित करने के लिए किया जा सकता है। मीडिया घटनाओं की रिपोर्टिंग करता है। यह जनता को सूचित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। रिपोर्टिंग निष्पक्ष और सटीक होनी चाहिए। मीडिया विभिन्न स्रोतों से जानकारी एकत्र करता है। यह जानकारी को जनता तक पहुंचाता है। धार्मिक नेता
अक्सर शांति और सद्भाव के संदेशवाहक होते हैं। वे अपने अनुयायियों को प्रेम और करुणा का मार्ग दिखाते हैं। धार्मिक नेता विभिन्न समुदायों के बीच समझ और सहयोग को बढ़ावा देते हैं। वे अन्याय और उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाते हैं। धार्मिक नेता अक्सर सामाजिक सुधार के लिए प्रेरणा का स्रोत होते हैं। उनका उद्देश्य एक शांतिपूर्ण और न्यायपूर्ण दुनिया का निर्माण करना होता है। शिक्षा सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देने का एक शक्तिशाली उपकरण है। शिक्षा के माध्यम से लोग विभिन्न समुदायों की संस्कृतियों और परंपराओं के बारे में सीखते हैं। यह समझ और सम्मान को बढ़ावा देता है, जिससे पूर्वाग्रह और गलत धारणाएं कम होती हैं। शिक्षा सहिष्णुता, सहानुभूति और सहयोग को प्रोत्साहित करती है, जो सांप्रदायिक सद्भाव के लिए आवश्यक है। भेदभाव के खिलाफ कानून बनाने का उद्देश्य समाज में समानता और न्याय को बढ़ावा देना है। ये कानून विभिन्न आधारों पर भेदभाव को रोकने का प्रयास करते हैं, जैसे कि जाति, धर्म, लिंग और नस्ल। भेदभाव विरोधी कानून यह सुनिश्चित करते हैं कि सभी लोगों को समान अवसर मिले और उनके अधिकारों का सम्मान किया जाए। इन कानूनों का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, जिससे पीड़ितों को न्याय मिल सके। सरकारी नीतियां अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इन नीतियों का उद्देश्य अल्पसंख्यकों के अधिकारों और हितों की रक्षा करना है। सुरक्षा नीतियों में भेदभाव के खिलाफ कानूनी प्रावधान शामिल हैं। इन नीतियों का उद्देश्य अल्पसंख्यकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से सशक्त बनाना है। सरकारी नीतियां अल्पसंख्यकों के लिए एक सुरक्षित और समावेशी वातावरण बनाने में मदद करती हैं। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से सहायता और समर्थन प्रदान किया जाता है। यह सहयोग विभिन्न देशों और संगठनों के बीच होता है। इसका उद्देश्य विकासशील देशों को मदद करना है। सहायता में वित्तीय, तकनीकी और मानवीय संसाधन शामिल होते हैं। यह समर्थन सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग वैश्विक समस्याओं का समाधान करने में मदद करता है। दीर्घकालिक समाधान के रूप में सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया जाता है। सामाजिक विकास में शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक समानता को बढ़ावा देना शामिल है। आर्थिक विकास में रोजगार के अवसर बढ़ाना और गरीबी को कम करना शामिल है। यह समाधान दीर्घकालिक स्थिरता और समृद्धि सुनिश्चित करने में मदद करते हैं। सामाजिक और आर्थिक विकास एक साथ मिलकर एक स्थायी और न्यायपूर्ण समाज का निर्माण करते हैं। सामुदायिक निर्माण विश्वास और समझ को बढ़ावा देने का एक तरीका है। यह समुदायों के भीतर सकारात्मक संबंधों को प्रोत्साहित करता है। विश्वास और समझ एक मजबूत और एकजुट समुदाय के लिए आवश्यक है। सामुदायिक निर्माण गतिविधियों से आपसी सम्मान और सहयोग बढ़ता है। संवाद विभिन्न समुदायों के बीच समझ को बढ़ावा देता है। यह समुदायों को एक दूसरे के दृष्टिकोण को समझने में मदद करता है। संवाद से गलतफहमी और पूर्वाग्रह कम होते हैं। यह समुदायों के बीच विश्वास और सहयोग को बढ़ावा देता है। संवाद से सामाजिक सद्भाव और शांति स्थापित होती है। विभिन्न समुदायों के बीच संवाद को प्रोत्साहित करना महत्वपूर्ण है। पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए प्रयास किए जाते हैं। न्याय का मतलब है पीड़ितों को उनके अधिकारों की रक्षा करना। न्याय का उद्देश्य पीड़ितों को हुए नुकसान की भरपाई करना है। न्याय का तात्पर्य है अपराधियों को उनके किए की सजा देना। पीड़ितों को न्याय दिलाना एक सामाजिक जिम्मेदारी है। न्याय से समाज में शांति और व्यवस्था बनी रहती है। सत्य और सुलह एक प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य अतीत के संघर्षों और मानवाधिकारों के उल्लंघन के परिणामों का समाधान करना है। यह प्रक्रिया पीड़ितों को अपनी कहानियां साझा करने और अपराधियों को अपनी गलतियों को स्वीकार करने का अवसर प्रदान करती है। सत्य आयोगों की स्थापना करके समाज अतीत की घटनाओं की सच्चाई को उजागर करने का प्रयास करता है। सुलह का लक्ष्य समुदायों के बीच विश्वास और समझ का पुनर्निर्माण करना है। यह प्रक्रिया पीड़ितों और अपराधियों के बीच संवाद और क्षमा को प्रोत्साहित करती है। सत्य और सुलह के माध्यम से समाज अतीत के घावों को भरने और भविष्य में शांति और न्याय को बढ़ावा देने की कोशिश करता है। भविष्य का लक्ष्य शांतिपूर्ण और समावेशी समाज का निर्माण करना है। शांतिपूर्ण समाज में सभी लोग बिना किसी डर के सुरक्षित महसूस करते हैं। समावेशी समाज में सभी लोगों को समान अवसर मिलते हैं और उनका सम्मान किया जाता है।
यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि सभी की आवाज सुनी जाए और सभी को निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में भाग लेने का अवसर मिले। एक शांतिपूर्ण और समावेशी भविष्य के लिए हमें सहिष्णुता, समझ और सहयोग को बढ़ावा देना चाहिए।